सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। नाज़रीन, आज से आपको बोलो जनाब जो है वो एक नए टाइम स्लॉट पे मिलेगा 8 to 9 PM। लेकिन आपने इससे बिल्कुल ये नहीं समझना कि हमारा जो अंदाज़े गुफ्तगू है, अंदाज़े बयां है, जिस तरह हमारी टीम और अली और मैं शो लेके आते हैं उसमें कोई तब्दीली आएगी, उसी तरह स्टोरी सिलेक्शन होगी और हमारा जो अंदाज़ है गुफ्तगू करने का वही रहेगा। आज के दिन पहली जो सबसे अहम खबर है पिछले हफ्ते की तमाम पेशरफ्त जो अमेरिकन इलेक्शंस की है उसके ऊपर बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक क्लियर विक्टर नज़र आए इस सारी रेस के अंदर। ना सिर्फ उन्होंने प्रेसिडेंसी ली बल्कि सेनेट का भी मैदान मारा और हाउस के अंदर तकरीबन 6 सीटों का फ़र्क रह गया, जो कि एक बड़े थिन मार्जिन से ऑलबिएट, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो और उनकी रिपब्लिकन पार्टी जो है वो उसको जीत लेंगे। उसके साथ साथ अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टर्म के अंदर ही वहाँ पे जो जजेस की सिलेक्शन थी उसके ज़रिए एक कंजर्वेटिव सुप्रीम कोर्ट पाया जाता है। अमेरिका की जो रियासत है उसके अंदर एक मैकेनिज़्म जो बनाया जाता है वो एक रस्साकशी का मैकेनिज़्म होता है कि एक तरफ प्रेसिडेंसी है, उसके नीचे सुप्रीम कोर्ट है, उसके साथ हाउस है और उसके साथ फिर सेनेट है। अब मसला सिर्फ ये है कि ये एक हिस्टोरिक विन है। हिस्टोरिक विन डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस लिहाज से है कि उन्होंने तकरीबन ये चारों जगह जो है वो फतह की हैं। तो इसका मतलब है क्लियर रिपब्लिकन किस्म की गवर्नमेंट जो है वो अब अमेरिकी सियासत, अमेरिका के अंदर पॉलिसी मेकिंग और लेजिस्लेशन को आगे लेके जाएगी। इससे क्या चीज़ें होती हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसको पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ता है इस तमाम चीज़ से। आपने देखा होगा कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद ट्विटर के ऊपर और बाकी चीज़ों सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी अवाम जो है वो बहुत इन्वेस्टेड थी इस इलेक्शन के अंदर। उसकी क्या वजूहत है उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि अमेरिका को खुद क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वो चेंजेस आए हैं जो बाइडन की गवर्नमेंट और फिर कामला हैरिस की जो रेस थी उसके अंदर उन्होंने क्या गलतियां की जो कि इतनी एक क्लीन स्वीप मिली डोनाल्ड ट्रंप को। अली, हम शुरू करते हैं सबसे पहले इस बात से कि जो अमेरिकन इलेक्शन था आप और मैं बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। हम बोल न्यूज़ की कई ट्रांसमिशंस पे भी बैठे उसी दिन और हम देखते रह गए कि इलेक्शन जो है वो चली जा रहा है, रिजल्ट्स आई जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जीते जा रहे हैं। उसके बाद जो सेनेट की रिपोर्ट आई वो भी बहुत हैरान कुन थी लोगों के लिए। हाउस अभी भी जैसे मैंने कहा एक थिन मार्जिन है, सुप्रीम कोर्ट की तो बात रहने दें। तो अब इतने क्लियर मैंडेट के साथ एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो है वो रूल करेगी अमेरिकन डेमोक्रेसी को, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जी, यकीनन मेरा जो तज्जिया था इलेक्शन से पहले वो ये था कि टफ होगा, कांटेदार मुकाबला होगा। और हमने बहुत सारे, आपको याद होगा, जो एक्सपर्ट से बात की वो भी यही कहते थे कि कांटेदार मुकाबला होगा, जो कि नहीं हुआ। बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। अब क्योंकि हो चुका है तो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि क्या मुहरकात थे। और जाहिर है अगर इतनी लैंडस्लाइड होना तो इसका मतलब है कि कोई एक वजह नहीं थी। इसका मतलब है कि वो सारे फैक्टर्स जो एट प्ले होते हैं वो थे। अच्छा, उसमें जो मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि सबसे कम जो 2 फैक्टर्स हैं जो इस वक्त कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि जी क्योंकि कामला एक खातून थी और क्योंकि कामला एक स्याह फाम खातून थी तो शायद इस वजह से वोट कम पड़े। मेरे ख्याल में ये फैक्टर जो है ये सबसे कम एट प्ले था। सबसे बड़ी चीज़ एक तो जो गाज़ा लड़ाई चल रही है, और सिर्फ गाज़ा नहीं, यूक्रेन भी। सो उसमें गाज़ा में तो ज़ाहिर है बहुत सारी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। यूक्रेन में जो बजट जा रहा है, सो अमेरिकन जो हैं वो इन दोनों जंगों से अग्री नहीं करते, नंबर 1 चीज़। अच्छा, नंबर 2 चीज़ ये कि जो डेमोक्रेट्स की कैंपेन थी वो भी कोई मुतासर कुन नहीं थी। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, हमेशा ही ऐसे होता है, ख़ास तौर पर ट्रंप के आगे, कि वो कैंपेन ये करते हैं कि जी हमें क्या फ़र्क पड़ता है, औरतों को और स्याह फाम लोगों को और इमिग्रेंट्स को वो सीधा सीधा कहते हैं कि ले आओ फिर उसको, फिर वो आगे जो तुम्हारे साथ करेगा तुम देख लेना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये कोई इतनी साउंड कैंपेनिंग नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ के लिबरल्स भी थोड़े से घबराए हुए थे इस दफ़ा डेमोक्रेटिक पार्टी से, बिकॉज ऑफ द वेरी फ्यू, लेकिन वो जो अल्ट्रा लिबरल्स हैं, अल्ट्रा लेफ्ट आप कह सकते हो उनको, जिनको ऐसे लगता है कि डेमोक्रेट्स के दौर में उनको तकवीयत मिलती है। सो अगेन लिबरल पेरेंट्स पर वो ये सोच रहे हैं कि यार इफ़ माई 5-year-old स्टार्ट्स आइडेंटिफाइंग एज अ कैट तो फिर मैंने क्या करना है। सो वो वाला फैक्टर था। चौथी चीज़ ग्रेशन वाली बात है। देखिए, जो इलेक्शन में वोट है वो मैं और आप तो नहीं डाल सकते ना, मतलब हम वहाँ पे अगर B1 B2 पे गए हुए हैं, वोट तो वही डालता है जो नेशनल बन चुका है। तो जो एक दफ़ा नेशनल बन चुका है ना, वो पाकिस्तानी क्यों ना हो या हस्पानवी क्यों ना हो,
कैपिटलिज्म में मौके लिमिटेड होते हैं। सो वो ये कहता है कि अब मैं आ गया हूं, अब मजीद लोग मत आए। सो वो अब अपने मौके और लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता। सो इमिग्रेंट्स भी मजीद इमिग्रेशन के खिलाफ हैं। सर देखें ना, ये बड़ी इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि देखें आप एक ऐसी रियासत में मौजूद हों जहां आपको एक अपॉर्चुनिटी जो है अपने मुल्क से ज़्यादा मिल रही है, और आपने वहाँ पे एक डायरेक्ट चैनल, सीधे चैनल से, लीगल चैनल से आपने वहाँ गए, आपने वहाँ अपना बिजनेस सेटअप किया, आप किसी नौकरी पर लगे, कुछ भी हो गया, और आप वहाँ पर आप सेट हैं, आपकी फैमिली भी बन गई, आपके बच्चे हैं, तो उनको भी स्टेट ने तहफ़्फ़ुज़ देना है। वहाँ पर तो ये निज़ाम इस किस्म का है। अब आपका कोई कज़न जो वहाँ रह गया है, वो देखेगा कि यार कि वो तो देखे ना कितना ज़बरदस्त वहाँ पे ज़िंदगी काट रहा है, और हम यहाँ पे उतने ही जलील हो रहे हैं जिससे पहले हो रहे थे। तो ये काम करते हैं ना, हम सारे क्यों ना वहाँ चले जाए, वो बुला लेगा। इस पर अब सर ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है। ये इसी तरह है कि जब आप ना किसी की शादी हो रही होती है और आप गेस्ट लिस्ट बना रहे होते हैं किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना, तो जिनको आप नहीं बुलाते उनको आप कहते हैं यार बाद में मैं देख लूँ, घर के बड़े कहते हैं यार हम संभाल लेंगे, उसको ना बुलाना। तो ये सर वही वाली ये कश्मकश है जिसके अंदर वहाँ लोग फंसे हुए। इसके लिए इमिग्रेशन पॉलिसी के अंदर थोड़ी सा एक व्यू पॉइंट ये भी है कि वो भी नहीं चाहते, और वो उन्होंने वोट किया फिर ट्रम्प के लिए, क्योंकि वो बहुत ही एंटी इमिग्रेशन है, इलीगल इमिग्रेंट्स के हद तक। दूसरा सर इसमें ये देखें, जो आपने अल्ट्रा लेफ्ट की बात की, वो वोट बैंक भी, वो तो डेमोक्रेट्स को लगा ही लगा, वो वोट बैंक उनके पास जाना था। लेकिन जो लेफ्ट ऑफ सेंटर लोग हैं, जो अपनी अल्ट्रा लेफ्ट से भी डिसएग्री करते हैं, उन्होंने भी देखा कि जी एक शख्स जो इस पर स्टांस ले सकता है, इस सारी चीज़ के ऊपर खिलाफ खड़ा हो सकता है। जैसे आपने कहा कि 5 साल का बच्चा उठ के गया मैं आज से बिल्ली हूँ, तो उसके खिलाफ अभी भी लोग जो हैं वो लिबरल होंगे, लेफ्ट विंगर्स होंगे, लेकिन इससे डिसएग्री करते हैं। उन्होंने भी अपना वोट टर्न किया। ये बेसिकली एक बहुत फ्लिपिंग टाइप इलेक्शन था जिसमें बहुत ज़्यादा स्टेट्स फ्लिप हुए। आप देख लें, उस दिन हम देख रहे थे स्विंग स्टेट्स देख लें, पेंसिल्वेनिया देख लें, जॉर्जिया देख लें, मिशिगन देख लें, एरिज़ोना देख लें, नेवाडा, आप सारे तमाम को काउंट कर लें। अगर हमें लग रहा था कि इसके अंदर कामला हैरिस जो है वो को मैदान मार के जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो स्विंग स्टेट्स भी ले गया, मतलब कुछ स्विंग नहीं कर रहा था इस इलेक्शन के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप ही एंड में विक्टोरियस निकले। अच्छा, इसके साथ साथ अब अमेरिका के अंदर एक पड़ गया मसला। अब वो मसले जो हैं वो बड़े संजीदा नौयत के, कि ये हमेशा होता है सर सियासी अमल के अंदर, और हमारे सियासी अमल में भी ये होता है कि जब एक लीडर री इलेक्ट हो जाते हैं तो उनकी माजी की जो बातें हैं वो सिर्फ अपोजिशन याद दहानी कराती है, जो उनका वोटर है वो भूल चुका होता है उनको। अभी भी यही हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को वो लाए हैं और उनकी जो करंट पॉलिसी है उन पर उनको वे किया जा रहा है। उनकी जो माजी की पॉलिसी है जिनसे आप और मैं बुनियादी तौर पर बहुत सारों पर डिसएग्री करते हैं, वो उनको भूल गए, लेकिन बहुत मुमकिन है कि वो चेंज इतने ना होए और उसी किस्म की पॉलिसीज़ लाएँ उसके अंदर। तो ये भी हमें बहुत देखने की ज़रूरत है। यकीनन। अच्छा, इमिग्रेशन की जिस तरह आपने जिक्र किया ना, एक तो ऐसे लोग हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से वहाँ गए हैं या वहाँ रह रहे हैं। अच्छा, उनको तो जब निकालने की बात होती है तो उसको कोई भी गलत कह नहीं सकता। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की पहली टर्म थी, जाहिर है उसमें 2-2.5 साल तो कोविड ने ले लिए, बट अदरवाइज भी लोग कहते हैं जो लेजिट इमिग्रेशन का तरीका है, जो फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन वीज़ाज हैं, वो भी उसके दौर में या ना होने के बराबर में, या वो जो लिस्ट थी वो बहुत ही स्लो चली। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, और अगेन रीज़न हम बता चुके हैं, दूसरी चीज़, लोग पिछली दफ़ा उन्होंने एक नारा लगाया था, वो नारा जो है वो थोड़ा सा अगली टर्म में उनके खिलाफ चला गया, वो इलेक्शन हार भी गए। उन्होंने कहा जी कि मतलब हम चाइना से उन्होंने शुरू किया, उन्होंने इंपोर्ट टैरिफ लगाया, 20% ड्यूटी लगा दी। जाहिर है वो चाइना से इंपोर्ट्स ख़त्म हो गई अमेरिका आनी, और उनका ये ख्याल था, वो ये प्रपोज़ करते थे, इस चीज़ के प्रोपोनेंट थे कि जी हमने सारी जो फैक्ट्री है वो बाहर कर दी है अमेरिका से, अब हमारे पास जॉब्स नहीं है, हम जब यहाँ पे ख़ुद मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, इंपोर्ट पे बिल कम होगा, दूसरा यहाँ पे जॉब्स खुलेंगी। लोगों को ये बात बहुत पसंद आई, लेकिन फिर वही बात है, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा महंगाई भी बढ़ी उसके नतीजे में, और चाइना पे इंपोर्ट बैन्स भी लग गए। अच्छा, अब उसके बाद आगे डैम्स, अब फिर इनकी बारी थी। इस दफ़ा इनका स्टांस इससे भी टफ है। वो कहते हैं कि अब सिर्फ चाइना नहीं, मैं पूरी दुनिया पे, इंक्लूडिंग यूरोप, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, मैं इंपोर्ट टैरिफ लगा दूंगा। सर आप देखें ये कितनी ख़तरनाक, देखें ना, एक तो हम चले अब आ ही जाते हैं उसके ऊपर कि पाकिस्तान किस तरह से इससे इफेक्ट होता है, उसका सियासी पहलू भी है और उसका एक मैशी पहलू भी है। मैशी पहलू डिस्कस करें, जैसे आपने अभी कहा कि ट्रंप की जो एक इंपोर्ट बैन है
वो क्रॉस द बोर्ड है, वो सिर्फ चाइना की हद तक नहीं, उसने डबल डाउन किया। अब उसके अंदर यूरोप आ गया, और यूरोप के साथ साथ दीगर और मुल्क, पाकिस्तान जो है हम एक्सपोर्ट ही अमेरिका को करते हैं, उसके अंदर आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब उनको भी इस टाइम टेंशन हो रही होगी जी कि जब ये जाके फाइनलाइज होती हैं सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो क्या होंगी और उससे हम कैसे मुतासर होंगे। यकीनन मुतासर हो सकते हैं, जो बहुत ही एक हमारे मुल्क की मैशत के लिए एक बड़ी मनफी चीज़ होगी। एक तो ये बात होगी। दूसरा आप ये देखें कि हमारा अमेरिका के साथ जो माजी का ताल्लुक है वो एक जंगी सूरत हाल के अंदर एज एन एलाई, मतलब एज ए रिसोर्स हमें इस्तेमाल यूएस करता था और उनके अपने फ़ायदे के लिए करता था। ज़ाहिर है उसके अंदर फिर हमें एक एड का पहलू भी हमारे तक था, ये हमने माजी के अंदर बहुत देखा। अब वो सारे तमाम जो मज़े हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। सो इससे ये एक सवाल पैदा होता है कि हम स्ट्रेटेजिकली अब अमेरिका को क्या ऑफ़र कर सकते हैं। और इसके अंदर ये भी तीसरी बात सर ऐड कर लें कि हम अमेरिका के साथ, IMF के साथ बेसिकली, बट हम उनके अंदर एक प्रोग्राम में एंटर किए $7 बिलियन का। अब $7 बिलियन शायद अमेरिका के लिए इतनी ज़्यादा रकम ना हो, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। और उसके अंदर भी आपको पता है दूसरी ट्रांच के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। सो लोग इससे भी परेशान हैं कि पता नहीं IMF के साथ क्या होगा। उसमें तो मेरे ख्याल में एक अमेरिकन पॉलिसी हमेशा ये होती है, फॉरेन पॉलिसी हमेशा ये होती है कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी लाते हैं वो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट। सो डोनाल्ड ट्रंप साहब आके ऐसे नहीं कर सकते जादू की छड़ी के साथ कि यार जो कुछ पहले बाइडन ने किया ना उसको डिसमेंटल कर दो। यहाँ तो हम बाकायदा तौर पर अपना हक समझ के उस चीज़ को करते हैं। अमेरिका में ये चीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी में बिलीव करती है और वो उसको आगे लेके जाते हैं। सो दैट बीइंग सेड, ट्रंप एक लूज कैनन है, एक ऐसा शख्स है जिसके हमने बयानात की बेसिस पे, उनके रवैये के बेसिस पे, उनका अंदाज़े गुफ्तगू की बेसिस पे, उनके उस वक्त एट द मोमेंट एट दैट टाइम जो दिल में आ रहा है वो चीज़ कह जाते हैं और फिर उसे बैक ट्रैक नहीं करते। तो ये एक सियासतदान की खूबी भी हो सकती है, लेकिन एक अवाम की डेट्रीमेंट भी हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना ज़रूरी है, तो उस दिन शहरी रहमान साहिबा ने भी कहा, बड़ी अच्छी बात थी कि जी हम तो डिक्टेट करने वाले कोई नहीं है अमरीकी अवाम को कि उन्होंने किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना। अमरीकी अवाम ने जिसको बेहतर समझा उन्होंने चुन लिया। हमारा काम ये है कि जो भी वहाँ आ गया है अब हमने उससे बेहतर डिप्लोमेसी कैसे करनी है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ पे मैं देखता हूँ ना कि एक वैशी लुड्डी चल रही है कि जी ट्रंप जीत गए, उसकी भी मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों चल रही है। अच्छा, बहुत आपने ठीक बात की है कि जी वो उधर कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होता है। अब ये नहीं हो सकता कि ट्रंप साहब आ गए हैं तो हमें अगली ट्रांच नहीं मिलेगी या अगला हम IMF का प्रोग्राम साइन नहीं कर, खुद ही कर लें सर। लेकिन बुनियादी बात ये है कि इस दफ़ा आपको पता है कि पहली ट्रांच जो मिलने में कितने महीने लग गए, और उसमें जो बहुत सारी बातें डिस्कस हो रही थी मीडिया के ऊपर, उसमें एक सबसे बड़ी बात जो टाइम जिसने लिया वो ये था कि जी आप IMF से पैसे लेंगे एंड देन यू विल सर्विस चाइनीज़ डेब्ट विद दैट मनी। तो अब अगर ट्रंप साहब आ गए हैं जो कि विजिबली मज़ीद एंटी चाइना है, मतलब बाइडन से भी, तो ये कोई बहुत अच्छी खबर तो नहीं है हमारे लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो हुजम है अमेरिका से ट्रेड का, वो जाहिर है वो चाइना जितना बड़ा नहीं होगा, वो कनाडा जितना बड़ा भी नहीं होगा, लेकिन बहरहाल हम करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और वहाँ से हम इंपोर्ट तो बहुत कम करते हैं। अब यहाँ पे अगर उस पर 20% वो कह रहे हैं, मैं कहता हूँ 10% भी लग जाए, पहले ही आपकी टेक्सटाइल या कोई भी आपकी यहाँ पे जो फैक्ट्री है वो रो रही है कि जी क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी बहुत महंगी है, तो हमसे compete नहीं किया जा रहा है एक्सपोर्ट्स में, इवन दो कि हमारी करेंसी नीचे चली गई है। अब इस पे आप 10 से 20% ड्यूटी लगा दें तो फिर ये कैसे होगा, किसी का इस तरफ ख्याल नहीं जा रहा, किसी का इस तरफ ख्याल भी। तीसरी और आखिरी बात, यहाँ पर एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी है जिसको सबसे ज़्यादा लगता है कि ट्रंप उनका दोस्त है। अच्छा, वो इस वक्त पावर में भी नहीं है, प्रॉब्लम एक और है। सो मुझे ये बताएं कि वो इस वक्त पावर में ना होते हुए ट्रंप को या अमेरिकन हुकूमत को ऐसी क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, या वो उनको ऐसा क्या वादा कर सकते हैं कि जब हम पावर में आएंगे तो आपके लिए ये कर देंगे जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकती। सो वो क्यों इतनी पेन लेंगे इस पार्टी के लिए, इट इज़ बियॉन्ड मी। सर देखें, वो एक तो इसमें कसूरवार ठहरा दें एक अमेरिकन टॉक शो होस्ट ट्रेवर नोआ को। ट्रेवर नोआ ने जब वो डेली शो करते थे, अब तो जॉन स्टुअर्ट एक हद तक वापस आ गए हैं, तो उस डेली शो में ट्रेवर नोआ ने कंपैरिजन डाला बानी PTI और डोनाल्ड ट्रंप का कि ये एक ही तरह के लोग हैं। और वो सर उस दिन जितना वायरल हुआ था ना PTI क्वार्टर्स में, उतनी शायद उनकी कोई क्लिप नहीं होगी। देखो ना कि ये वो कह रहे हैं कि जी अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो मानते, हालांकि वो एक तंज में कर रहे थे।
अभी तक एक तो उसके असरात मेरे ख्याल में मुकम्मल तौर पर निकले नहीं, वो असल में इक्वेट करते हैं दोनों लीडरान को। दूसरा अफसर ये देखें कि ये तो नहीं होएगा ना कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं जिस सेकंड नशिस्त संभालेंगे ओवल ऑफिस में, जब भी अभी 1-2 महीने में, तो वो पहला चीज़ करेंगे यार कि जो पाकिस्तान को डील करता है उसको बुलाओ, और वो कहेंगे यार ज़रा इमरान से तो बात करो, मतलब ज़रा इन्हीं से चेक कराओ कि वो डाला में अभी तक, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, ज़रा उन्होंने तक कटो बार। ये तो देखें नहीं होने वाली एक चीज़, इस चीज़ को हम भूल जाएँ। हाँ, उसके बाद ये आप ज़रूर करें कि हम जिस चीज़ पे जो बात कर सकते हैं वो ये है कि पाकिस्तान का इस इलेक्शन की बेसिस पे क्या सियासी रद्द-ए-अमल था। वो क्या होना था जो हमेशा हर इलेक्शन पे होता है। वो कोई भी अमेरिका में जीत जाए तो एक मुबारक बातों की ट्वीट का सिलसिला चलता है, वो हम हो, इंडिया हो, कोई भी हो, तो वो यही करते हैं। आप देख लें, इसके अंदर ऐड कर लें आप, अमेरिका के अंदर जो सो कॉल्ड लिबरल्स होते हैं उसके अंदर इलॉन मस्क तो नहीं रहे लिबरल, बट वो उसके उन्होंने कंग्रेचुलेट किया। जेफ बेजोस हो गए, बिल गेट्स हो गए, मार्क जकरबर्ग हो गए, उनकी आईटी की जो एलीट्स हैं उन सब ने कहा हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो अगर अमेरिकन जो हैं अंदर जो रहते हैं मुल्क के अंदर, वो देख रहे हैं कि यार ये इतने बड़े मैंडेट के साथ आए, वी हैव टू प्ले बॉल नाउ, तो पाकिस्तान जो है एक रियासत के तौर पे दे हैव टू प्ले बॉल। मेरे तो ख्याल में पहली दफ़ा हमारे मुल्क की हिस्ट्री के अंदर ये हुआ है कि नून लीग जो है वो इतनी टेंशन ही नहीं ले रही पीटीआई की कि वो क्या होगा, वो ज़्यादा टेंशन अपनी ले रहे हैं कि हमने अपने डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग करने, क्योंकि जो इनकी माजी गवर्नमेंट थी, जो बाइडन की गवर्नमेंट थी, उनके साथ ताल्लुकात हमारे ठीक नहीं थे। हाँ जी, और दूसरी ये कि ये मुझे तो लगता है ये ज़रूरत से ज़्यादा घबराए हुए हैं, और इनको बल्कि नहीं घबराना चाहिए। हमारे मिनिस्टर अपनी पुरानी ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं ट्रंप के बारे में। इस तरह का कुछ भी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगेन वहाँ कौन देख रहा है, वहाँ पे कोई नोटिस ही नहीं कर रहा कि हम इधर क्या कर रहे हैं। सो बुनियादी है कि वो कभी भी नहीं आके, जिस तरह से आपने कहा, हम उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप 50 में भी नहीं है। सो बहुत ही मुश्किल है कि वो कुछ करें। हाँ, इसमें तारीफ़ करने की ज़रूरत है। पीटीआई ने जिस तरह से इंग्लैंड में अजीबोगरीब किस्म के एहतजाज हो रहे हैं, अमेरिका वाला जो इनका विंग है वो सिस्टम के अंदर रह के काम कर रहा है। वो बात कर रहा है डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, वो बात कर रहा है कि कैदियों के हकूक़ क्या होने चाहिए, वो सारा कुछ बड़ा अच्छा रोल है, वो उनको प्ले करना चाहिए। बट ये कि जी वो इंटरवीन करेंगे सिस्टम में आके, वो बिल्कुल वो कर सकते हैं अगर उनको कोई चीज़ चाहिए हमसे, और जो कि वो दे सकते हैं। अब मुझे आप सोच के बताएं कि ऐसी क्या चीज़ है जो सिर्फ वो दे सकते हैं। नहीं सर, ऐसी एक तो मेरे नज़दीक कोई इस वक्त कोई चीज़ नहीं है। ये है कि हमें अपने जो ताल्लुकात हैं उनसे उनको मज़ीद बेहतर करना चाहिए। एक डेटरमेंट यकीनन आया था, वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के बाद भी आया था, उसके अंदर भी आपको थोड़ा उसके ऊपर रीबिल्ड करना चाहिए, उनसे टाइज़ आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, और आपको होप करना चाहिए कि हमारी इमदाद में उनका जो एक हमेशा से रोल रहा है उसके अंदर ना सिर्फ वो ऐसे रहे बल्कि उसके अंदर इजाफा हो, क्योंकि इस चीज़ का भी खदशा बहुत ज़्यादा है कि जो आपकी एड है वो भी शायद को $500 मिलियन प्लस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब काट। बहरहाल ये आने वाले दिनों में चीज़ें जो है क्लियर होंगी। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, पिछले ब्रेक में हमने बात की अमेरिकन इलेक्शंस की, लेकिन ज़रा हम आ जाते हैं पाकिस्तान में वापस, ख़ास तौर में पंजाब वापस आ जाते हैं। स्मॉग इस साल की जो है मुतवक्के तो थी, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हमें पता चला था कि इस दफ़ा मसनूई बारिश का एक बाकायदा प्रोग्राम बनाया गया, प्रीएम्प्टिव बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो की जाएंगी। शायद किसी को नहीं पता था, ख़ास तौर पर पंजाब गवर्नमेंट को, कि AQI जो है वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा लाहौर के अंदर। आप सुबह के वक्त देखें तो 1000, 1200, 1500 एक नॉर्म बनता जा रहा है। मुल्तान के अंदर 2000 प्लस तक AQI रिकॉर्ड हुआ है, और उसके अलावा ये चीज़ जाने का नाम नहीं ले रही। उसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल जो अभी इस वक्त तक चल रहा है, क्या वो एक स्टॉप गैप किस्म की पॉलिसी है या कोई मुस्तकिल मुश्तरका किस्म की पॉलिसी जो आगे आने वाली एक दिहाई के अंदर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का सोच रही है, वो है या नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया उसको हाईलाइट कर लेते हैं। स्कूल्स बंद हुए पहले एक हफ़्ते के लिए, अब 17 नवंबर तक स्कूल्स, तालीमी इदारे, पब्लिक एंड प्राइवेट और सीनियर क्लासेस जो हैं उनको बंद कर दिया गया, और ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया गया। थोड़ा आप सबको महसूस हो रहा होगा कि कोविड लॉकडाउन की तरह की फीलिंग आ रही है। उसके साथ साथ
पंजाब गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट्स के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने मार्केट्स को जल्दी बंद करने का फ़ैसला लिया है, और जो ओपन स्पेसेस हैं, पब्लिक पार्क्स हो जाएँ, वो प्लेग्राउंड्स हो जाएँ और दीगर प्राइवेट क्लब्स हो जाएँ, उनको भी बंद करने का एक फ़ैसला जारी किया है, जिसके ऊपर अमल दरामद जो है वो कुछ लोग तो कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में आपको ये भी शायद नज़र आए कि पंजाब पुलिस और स्मोक का जो सेल है, जो वॉर रूम एक बनाया है स्मोक का, वो उसके ऊपर शायद छापे मार के उनको बंद भी करें। इससे क्या होगा, स्मॉग की जो इस वक्त इतनी बुलंदी पे पहुंची हुई है उसके अंदर कमी आएगी, वो हमें देखेंगे। उसके साथ साथ हमारा जो मोटरवे है उसके ऊपर आज के दिन मोटरवे बंद करनी पड़ गई, क्योंकि एक एक्सीडेंट भी बहुत बुरा हुआ और विजिबिलिटी के इश्यूज़ की बायस ये सब मसले क्रिएट हो रहे हैं। और इसके अंदर मैं आखिर में ये इजाफा करता जाऊँ कि दर्जा हरारत जो है वो अभी तक आपकी 30s में ही जा रही है और रात के वक्त जाके 20s में आती है। तो ये भी एक बड़ी एक हिस्टोरिक बात है कि नवंबर के महीने में भी एक गर्मी का आलम है, सर्दी अभी तक बाकायदा तौर पे आई नहीं। तो सर अब सर क्या करें? मुझे तो देखिए मैंने सारा कुछ तो बता दिया, लेकिन इस पे क्या करना है, कैसे करना है, किसने करना है? अभी देखिए ना, ये किसने करना है इस चीज़ की भी क्लैरिटी नहीं है। ये जो जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट हम तक पहुँचा जिसके अंदर बताया गया है कि जी इतनी सारी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें से एक ये है कि पब्लिक चीज़ें बंद होंगी। उसमें देखें जी, जिन जिन इदारों को और जिन जिन ब्यूरोक्रेट्स को और महकमों को वो डॉक्यूमेंट गया है, वो कोई 12, 15, 16 इदारे हैं। तो इसका मतलब है ये 12, 15, 16 इदारों का एक मुश्तरका एक इनिशिएटिव है स्मोक कंट्रोल करना। क्योंकि आपको पता है कि 5 लोग एक इशू को रिजॉल्व करना चाहिए, तो इशू रिजॉल्व नहीं होता, वो गपशप ही लग रही होती है। और ख़ासतौर पर हमारी गवर्नमेंट में अगर 15 इदारे जो हैं उनको आपने अलर्ट कर दी इस चीज़ के ऊपर, तो आगे मुझे कोई क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही। देखिए, एक तो अगर हम इकट्ठे शो ना भी करते होते तो आज के शो पे तो आपको मुझे ही बुलाना चाहिए था, क्योंकि मैं आज के शो का इश्तिहार हूँ। ये मेरी आप आवाज़ सुन रहे होंगे और आज 10 दिन पूरे हो गए हैं कि मैं बोल नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ दिस स्मॉग। अच्छा, दूसरी बात ये है, भी आप शो कर रहे हैं सर, हम आपको सलूट करते हैं, थैंक यू सो मच। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ना एक तो ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जो कोविड डिनायर्स थे जिस तरह से, उस तरह ये स्मॉग डिनायर्स हैं। और आपको ये कहते मिलेंगे कि कुछ नहीं होता और निकल जा, ओ खैर है, एवं मास्क पाया है, ओ एवं प्योरीफायर लाया है। इनकी प्लीज़ मत सुने। आपकी ज़िंदगी कंसिडरेबली शॉर्ट हो रही है और ख़ास तौर पे बच्चे और बुज़ुर्ग ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो उनको इंडोर्स रखें जितना हो सकता है। अच्छा, तीसरी बात ये कि यहाँ पर आपने एक ख़दशे का तो इजहार कर दिया कि जी 15 इदारे अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो कैसे होगा। यहाँ पर इससे बड़ा एक और मसला भी है, और वो ये है कि हुकूमत ये सोचती है कि हम कुछ भी कर लें तो फ़ायदा तो होगा नहीं, तो फिर क्यों करें। ये अक्सर बात होती है कि ये कलकत्ता से लेके तो काबुल तक का मसला है, तो हम अगर कुछ कर लें और काबुल कुछ ना करे या कलकत्ता कुछ ना करे तो फिर फ़ायदा क्या। देखिए, इस वक्त आपके पास शायद अभी वो एक चार्ट भी मौजूद हो कि कहाँ कहाँ पर आग लगी हुई, क्रॉप बर्निंग जो हो रही है, क्रॉप बर्निंग। तो आप देखेंगे कि इंडिया की साइड भी लिट है और पाकिस्तान की साइड भी लिट है। जी, वो नज़र आ रहा होगा नाज़रीन को जो हमने ग्राफ दिखा रहे हैं। बिल्कुल। अभी इस वक्त 8 बज के कुछ मिनट हुए हैं, शाम 5:30 बजे की मेरे पास 4 गवाहियाँ हैं कि आपकी मोटरवे के ऊपर लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे आग लगी हुई थी। ठीक है, थोड़ी सी अगर हवा उस तरफ की चलती है, इंडिया का AQI ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उधर की थोड़ी सी हवा इधर चलती है, हमारा AQI ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अच्छा, इंडिया का जो बहुत बड़ा मसला है, उन्होंने एक एक्स्ट्रा क्रॉप ऐड कर दी हुई है अपने क्रॉप साइकिल में। सो वो एक्स्ट्रा क्रॉप ऐड होने की वजह से उनको वो जलाकर नई क्रॉप लगानी पड़ती है। अगर उसको वो निकालें तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और वैसे भी वो जो उसकी एक मशीन होती है, समथिंग फीडर या सीडर उसका नाम होता है, जो कि बग़ैर जलाए निकाल लेती है, वो बड़ी महंगी आती है। ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान का अभी तक जो क्रॉप साइकिल है वो पता नहीं 1900 समथिंग के दौर का है, जब बिल्कुल क्लाइमेट कुछ और था, और हम आज तक इंश्योर करना चाहते हैं कि उसी साइकिल के ऊपर आज भी बीज डाल रहा हो, उसी पर कटाई हो रही हो। अगेन दोनों अनरियल एक्सपेक्टेशंस हैं। सो ये तो होगा, ये है आपकी क्रॉप बर्निंग। उसके अलावा बेतहाशा हम शोज़ कर चुके हैं, आप इस पे बहुत वोकल हैं कि हमारे यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं और ख़ास तौर पे बाइक्स, वो बाइक यहाँ तो 2 स्ट्रोक हैं और जो 4 स्ट्रोक हैं उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं है। तो उस पर क्या कर रही है हुकूमत?
कुछ भी नहीं। सो हुकूमत आप किसी भी मेरे से आप पूछते जाइए और मैं आपको बताता जाऊँ। मतलब हाई कोर्ट ने फैसला किया था कि जी जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं सब अपने ऊपर आइदर प्लांटेशन करेंगी और अपना सोलर लगाएंगी, ये लास्ट ईयर। वो आज तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ। सो बुनियादी बात ये है कि अब जिस तरह से आप स्टॉप गैप कहते हैं, आज इस वक्त ये कुछ भी कर लें तो वो तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट ही होगा ना। ये करना तो आपने सीजन आने से 3 महीने पहले है या पूरा साल है। और सर देखिए ऐसे भी नहीं है कि हम एक इस किस्म की चीज़ जो आपकी बुनियादी सेहत पे हावी हो जाए उस चीज़ पे पहले हम डील नहीं कर सकते। डेंगू एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर प्रीएम्प्टिव तौर पे चीज़ें होती हैं। डेंगू की भी अब चीज़ें जो है बढ़ना शुरू हो गई हैं। उसके साथ साथ आप ऐड कर लें सर पोलियो के केसेस बढ़ना शुरू हो गए इस साल। ये स्मॉग और सियासी हलचल जो है उसकी बेसिस पे पोलियो को थोड़ा सा इतना हाईलाइट नहीं किया, लेकिन मैं अपने शो के तवसत से बिल्कुल करना चाहता हूँ कि हम चंद उन ममालिक में से रह गए हैं जब पोलियो ना सिर्फ एक इशू है बल्कि हमारे मुल्क में तो बढ़ है। और इस चीज़ पे भी हमें नज़रसानी करनी चाहिए कि तमाम तर जो लोग हैं, अवाम हैं, वो उनके बाकी मैशी मसाइल तो अपनी जगह वो तो हम देख ही रहे थे। बिजली के बिल हो गए, घर कैसे चलाना है, टैक्सेशन पॉलिसी इस बजट में जो आई है, इतना कुछ। उसके साथ साथ अब एक हर शख्स के जहन में एक एडिड टेंशन ये भी है कि यार मेरे बच्चों की सेहत और मेरी अपनी ज़ाती सेहत जो है उसके ऊपर मैंने क्या क्या इक़दाम लेने हैं। अब लोग जो मास्क नहीं पहन रहे, आप मास्क पहनें, आप एयर प्योरीफायर्स लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपने 2 से इतने अहम पहलू जो है वो छेड़ दिए हैं। एक तो क्रॉप बर्निंग जिसका हमने ग्राफ भी दिखाया, जिसके अंदर कि ये जो इंडिया अगर ब्लेम कर रहा है पाकिस्तान को या पाकिस्तान ब्लेम कर रहा है इंडिया को, ये एक कुदरती चीज़ है, इस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रही है। जला तो आप भी रहे हैं, जला तो हम भी रहे हैं, वो हवा का एक निज़ाम है जो उसको इधर ले जाए या उधर ले जाए, और हुकूमतें दोनों कुछ नहीं कर रही, दोनों कुछ नहीं कर रहे। उसके अलावा हमने कोशिश की है अक्रॉस द बॉर्डर इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, लिएज करने के लिए इंडियन काउंटर पार्ट से हमारे, कि जी इसको कैसे ठीक करना है। इस पर तो मैं एक ये चीज़ कहूँगा कि दोनों तरफ से टू लिटिल टू लेट। ये आपको आज से कई साल पहले इस किस्म के अपने जो बाकी आपके डिप्लोमेटिक और सियासी कह लें क्रॉस बॉर्डर टेंशन्स जो हैं उनको थोड़ी देर के लिए एक और जगह रखते हुए इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए था। उसके साथ साथ आपने जो ऑटो इंडस्ट्री की बात की, उसके ऊपर तो मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं है क्या रद्द-ए-अमल है। मैं सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री की तरफ से, ये टॉपिक ऑटो के बारे में नहीं है, मैं तो यही देख रहा हूँ कि हम नए से नए जदीद से जदीद तरीन इलेक्ट्रिक और पेट्रोल वेरिएंट्स मंगवाई जा रहे हैं और किसी ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर ये बात ही नहीं हो रही कि जी आपके जो मोटरसाइकिल्स हैं और शायद कुछ गाड़ियां जो हैं उनके ऊपर आपने प्रॉपर कैटलिटिक कन्वर्टर्स लगाए हैं या नहीं। आपका कमेंट मैं इसके ऊपर चाहूँगा ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले स्मॉग के ऊपर डिस्कशन हो रही थी। सूरत हाल बहुत ख़राब है। अली और मैंने मिल के कोशिश की कि जो तमाम इश्यूज़ हैं उनकी निशानदेही की जाए और उनके ऊपर हुकूमती रद्द-ए-अमल क्या है उसके ऊपर भी बात की। लेकिन चूँकि एक और चीज़ जो मैंने अपने इंट्रो में पिछली ब्रेक में बोली थी कि बच्चे जो हैं स्कूल बंद है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और इसके अंदर ज़रा कोविड वाली फीलिंग आ रही है, तो इसके ऊपर मैं चाह रहा था हम थोड़ी डिस्कशन कर लें सर कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं ये तो देखें ना, एक माहौलियाती आलूदगी की वजह से जो मसाइल बच्चे पेश कर ही रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं और बड़े पेरेंट्स को मसले मसाइल झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये स्कूल की बंदिश जो है इससे जो मुस्तकबिल में असरात बच्चों के ऊपर होंगे वो सिर्फ आपकी सेहत या तिबी नौयत की शायद ना हो, वो बल्कि आपने जिस तरह सोशली इंटरेक्ट करना है बाकी लोगों के साथ, ये मैं तो क्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ छोटे बच्चों पे ख़ास तौर पे ये डेवलपमेंटल स्टेज होती है। हर बच्चे का प्राइमरी लेवल स्कूलिंग जो है वो उसकी पहली रियल वर्ल्ड एक इंगेजमेंट होती है और लोगों के साथ, वो भी मुतासर हो रही है। उसके अलावा हमें जदीद तरीन जो साइंस है वो ये बताती है और पेरेंट्स भी बताते हैं कि स्क्रीन टाइम हम बड़ा महदूद कर देते हैं बच्चों का। तो ये तो इस तरह है कि सुबह 7-8 बजे बच्चा उठा है और पहली चीज़ जो उसने की है कि उसने स्क्रीन ऑन कर ली है 3-4 घंटे के लिए। तो इसका एक और असरात जो हैं वो भी मुझे नज़र आ रहे हैं। आया ये अभी सिर्फ 2 हफ्ते का एक सॉर्ट ऑफ बंदिश है, लेकिन अगर इसके बाद फ़र्ज़ करें कंट्रोल नहीं हो पाता गवर्नमेंट से तो इस पर भी बड़े मसले हो सकते हैं। जी यकीनन ये होंगे। देखिए इसकी आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अभी अगर 2 हफ्ते बाद कोई बारिश हो जाती है, चाहे करवाई जाती है चाहे नेचुरली हो जाती है, तो उसके 1 हफ्ते के बाद हम फिर यहीं खड़े होंगे, उसके 1 हफ्ते के बाद फिर एक लॉकडाउन होगा और ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा इस सीज़न में।
जो इससे अगला सीज़न अगले साल आना है उसमें शायद महीने महीने के लॉकडाउन हो, उससे अगले सीज़न में 2-2 महीने के लॉकडाउन हो। क्यों? क्योंकि आपकी हुकूमत कुछ नहीं कर रही। और इस वक्त जाहिर है मतलब बच्चे को आप नहीं भेज सकते, क्योंकि पढ़ाई जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट हो, सोशल इंटरेक्शन जितना मर्जी इंपॉर्टेंट हो, आप उसको इस जहर से एक्सपोज नहीं कर सकते। हाँ, इस वक्त ज़रूरी ये है कि आप सिर्फ बच्चे को नहीं, आप माँ बाप को भी वर्क फ्रॉम होम करने, वो भी किया है सर एक हद तक। ये सबको करने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि अगर माँ बाप काम पे जाते हैं तो बच्चे को घर पे कौन रखेगा। हाँ। ठीक है, बुनियादी बात ये है सर कि इस वक्त आपकी जो चीफ मिनिस्टर है वो मुल्क में ही नहीं है। हाँ जी, ठीक है, उनका पता ये लगा है कि वो जिनीवा गई हैं। अच्छा, वैसे अल्लाह उनको सेहत दे, उनको पता लगे जी कोई थायराइड का मसला है, और वो यकीनन जिसको अल्लाह ने ज़राए दिए होते हैं, वसाइल दिए होते हैं, वो बड़ा अच्छे से अच्छा अपना इलाज करवाना चाहता है। लेकिन कोई ऑप्टिक्स भी थोड़ी चीज़ होती है कि इस वक्त एक सूबा एक एपिडेमिक का शिकार है, और इस वक्त आप जो है वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। मतलब अगेन थायराइड कोई इस तरह से लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ नहीं है, यहाँ पे भी अब हो जाता है, और 2 महीने बाद किया जा सकता था, 2 महीने पहले किया जा सकता था। अगेन अब सोशल मीडिया आप देखें तो इस तरह की बातें आती हैं कि जी इस वक्त पंजाब में मेरे ख्याल में हमजा शहबाज शरीफ के अलावा तो कोई शरीफ फैमिली का शख्स नहीं है। शख्स नहीं मौजूद। दूसरा आप देखें मरीन नवाज साहिबा का मुझे भी पता चला है, जब उन्होंने ट्रैवल किया है तो वो उनका एक अमला होता है जो हुकूमती अमला ही होता है जो उनके साथ होता है, वो भी साथ गए हुए हैं। इस वक्त आपकी मतलब सेकंड टियर लीडरशिप भी यहाँ पे नहीं है, जिसके ऊपर मैं सिर्फ एक इजाफा करना चाहूँगा एजुकेशन वाले पॉइंट के ऊपर, जो पहले भी मैं कर चुका हूँ कि इसके ऊपर अगर तो नज़रसानी हुकूमत नहीं करी, ख़ास तौर पर जो आपकी तलीमी जो महकमा है, कि आप स्कूलिंग ईयर जो है उसको रिविज़िट करें। देखिए, अगर आपके इतने सारे दिन जो हैं एक मुकम्मल स्कूलिंग ईयर में जितने भी दिन होते हैं वो कट जाते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से, ज़्यादा गर्मी की वजह से भी कट जाते हैं, तो ज़्यादा सर्दी की वजह से भी अमूमन कट जाते हैं। अब उसमें स्मॉग ऐड कर लें तो आपको बैक टू द ड्राइंग बोर्ड ज़ीरो से ये फैसले अब करने पड़ेंगे कि जी हम स्कूलिंग ईयर जो है अपना चेंज करें। गर्मी की छुट्टियाँ जो हैं उनको चेंज करके आप सर्दी की छुट्टियां दें, ताकि स्मॉक सीज़न के अंदर जो बच्चे जो हैं और पेरेंट्स के लिए भी ईज़ हो के बच्चे घर पे हैं। तो ये किसी ना किसी तरह करना, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट सर। गर्मी के मौसम में चलें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर तो एसी जैसी लगे होते हैं, पब्लिक में नहीं लगे होते, कुछ तो प्राइवेट में भी नहीं लगे होते। उसको भी कैसे काउंटर करना है, ये भी गवर्नमेंट का एक स्टांस है टू वर्क विद दी प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। दूसरा, ये एक बड़ा लेजी सा रिमार्क होता है जो लोग करते हैं कि जी देखें जी जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं जो कैम्ब्रिज के होते हैं और जो बाहर लोगों ने उनका तो स्केड्यूल नहीं चेंज हो, क्यों नहीं होगा। आप किसी भी आज के दौर के अंदर बाहर के कैम्ब्रिज नुमा तालीमी जो इंस्टीट्यूशन है उसको आप फ़ोन करके कहें यार कि हमारा तो ये मसला है, तो हम बच्चों को आप कह रहे हैं आपके एग्ज़ाम की वजह से इससे एक्सपोज करें, वो कभी ना नहीं करेंगे मेरे ख्याल में। तो ये सब पे सोचना चाहिए। हमारे जो फेडरल लेवल के एजुकेशन मिनिस्टर इसमें पढ़ें, हमारे प्रोविंशियल लेवल के एजुकेशन मिनिस्टर इसमें पढ़ें, और ये एक रिफ्लेक्शन का मौका मिला है आपको। अगर तो बिजनेस एज यूजुअल वाली पॉलिसी रखनी है तो आई एम वेरी सॉरी, ये काम नहीं चलेगा ऐसे। यकीनन इसमें सारों को बैठना चाहिए। और आप देखें कि गर्मियों सर्दियों की छुट्टियां अगर बढ़ रही हैं तो फिर आप ये भी तो कर सकते हैं कि जो रेगुलर स्कूलिंग आवर्स हैं उनको बढ़ा दिया जाए ताकि ज़्यादा करिकुलम आप उसमें कवर कर सकें। सो ये सब कुछ करना पड़ेगा। उसकी वजह ये कि हुकूमत का यहाँ पे ध्यान नहीं है। मुझे आप बताइए ना कि मैं जिस मोहल्ले में हूँ वहाँ पर 2024 में आज तक कूड़े को आग लगाई जाती है। मुझे बताएं कहाँ सरकार ने अपना कोई हेल्पलाइन नंबर दिया है जिस पे मैं कंप्लेन कर सकूं। इसी तरह मैं आपको आज शाम 5:30 बजे की बात बता रहा हूँ, मोटरवे के ऊपर आग लगी हुई थी। वो उस पर तो कंप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब नज़र आ जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई बाइक्स के लिए पुरानी को तो छोड़ दें, अभी तक कोई ये पाबंदी लगाई है सरकार ने कि जी नई बाइक तब तक नहीं बिकेगी जब तक उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर ना हो। नहीं। अच्छा, वैसे तो पुरानियों को भी आप लोन दे सकते हैं बगैर इंटरेस्ट के लोग लगवा लें, लेकिन नई तक पे अभी तक इनका ध्यान नहीं है। मुझे आप कोई एक शोबा, कोई एक फील्ड आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जहां आप कहें कि जी ये देखें इन्होंने हुकूमत। हाँ सर, और देखें यहाँ बैठे हुए माजरत के साथ मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि हुकूमत ने फेल किया अपने अवाम को। और अब आप ये नहीं कर सकते कि देखें ना जी जो पहले तो नहीं हुआ था। देखें पहले जब वो स्मॉग का सीज़न था तब भी मोरलेस यही थे, उससे पिछले वाले में शायद पीटीआई के हों, और उन्होंने क्या किया वो भी मुझे नहीं पता। बट अगर आपको एक चीज़ पता चल गई कि ये होनी ही है तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए थी। सुना है जी 35 करोड़ रुपया मुख्तस किया गया है मसनूई बारिश के लिए।
अच्छा किधर है मसनूई बारिश, या 35 लाख रुपए पर बारिश, इस किस्म के फिगर्स कोट होते रहते हैं, हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं, इस पर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं बता रहे हमें। और अभी तक चूंकि मसनूई बारिश करवाई नहीं है, शायद इनको खुद नहीं पता ये पॉसिबल है या नहीं। एक तो वो ऑप्शन आपका मोर और लेस मेरे नज़दीक निकल गया, पता नहीं कल परसों बारिश हो जाए तो लेट्स सी, अगर बारिश करानी है तो यही मौका ना कराने का, पर आप बाद में। तो आपने सारे गाड़ियों वाला और मोटरसाइकिलों वाला खास तौर पर बड़ा अच्छा आपने पॉइंट छेड़ा है। देखें इस पर मेरी थोड़ी रिसर्च भी है, कुछ लोगों से बात करके भी। देखें अब वो माहौल नहीं रहा इस मुल्क में गाड़ियों की हद तक कि जिसमें आप कहें जी कि एक बिग थ्री की एक सॉर्ट ऑफ ओलिगोपली मोनोपली या उनका एक कमांड चलता है गवर्नमेंट के ऊपर, लॉबी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अब देखें उसके अंदर 4 व्हीलर्स में बहुत कंपटीशन आ गया। अब तो सर ऐसे है कि मोर और लेस एक बायर्स मार्केट, आप एक शोरूम पे जाएं, वो अगला आपको इनवॉइस पे डिस्काउंट दे दे, आप अगले शोरूम में जाएं कहें जी मुझे डिस्काउंट इनवॉइस पे मिल रहा है, गाड़ी खड़ी है मुझे गाड़ी दो, ये बहुत बड़ी बात है। मोटरसाइकिल्स पे सर अभी तक ना एक सॉर्ट ऑफ एन मोनोपली है, 1-2 ही कंपनीज हैं जो ज़्यादा मशहूर हैं और उनकी बाइकें जो हैं वो लोग लेते हैं। उन्होंने मेरे ख्याल में जो एक दकियानूसी किस्म का मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके अंदर कैटलिक कन्वर्टर उसका हिस्सा नहीं है, उसी को चलाई जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड है, लोग ले जा रहे हैं और चलाई जा रहे हैं। और कितना मुश्किल है एक ट्रैफिक वाले के लिए, मैं ट्रैफिक वाले वरना तो हर दूसरी चीज़ पे चलान कर जाते हैं। आप देखें कितनी, आप सड़क पे आ जाएं कोई भी, अगर इसके बाद शो देखें ज़रूर पूरा, उसके बाद सफ़र करें सड़क पे और सुने, आप सिर्फ कानों से आप सुने कि कोई मोटरसाइकिल अगर ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट कर रही है, इसका मतलब है ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, कोई ट्रैफिक वाला कभी रोकेगा उसको? कभी नहीं रोकेगा, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन भी है, लैक ऑफ पॉलिसी भी है। कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हमारी स्मॉग में, आप क्रॉप बर्निंग अपनी तरफ, आप कमर्शियल बिजनेसेस अपनी तरफ, सबसे ज़्यादा जो चीज़ कंट्रीब्यूट करती है वो आपकी ट्रांसपोर्ट है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। बिल्कुल। और देखिए ये जो सारी बहस है ना कि हम नहीं करेंगे तो फिर इंडिया से आ जाएगा, इंडिया नहीं करेगा तो फिर अफ़गानिस्तान से आ जाएगा। देखिए आप करें, वो जब वहाँ से आएगा तो देखेंगे हम। अगर उसको देखिए, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हाँ उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे हाथ में है वो तो हमने करना है ना। तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम इसलिए नहीं होता कि उससे कोई फ़र्क भी पड़ेगा, काम इसलिए होता है कि अब आप दुनिया में आए हैं, आप साहिबे इस्तिताअत हैं, आप हुक्मरान हैं, आपने काम करना है। सो इसको छोड़ करके मेरे ये करने का क्या फ़ायदा? अच्छा जी, वो अमेरिका की जो कार्बन एमिशन है वो बहुत ज़्यादा है, चाइना की कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है, हम तो 1% कंट्रीब्यूटर हैं, और हमारे भी पूरे पाकिस्तान में से ये वाला खित्ता जो है वो ज़्यादा ज़ेर ताब है। इंडिया भी आप देखिए, साउथ को तो कोई मसला नहीं है, मसला तो यही है। अब देखिए, अगर इफ़ वी हैव बीन डेल्ट अ बैड हैंड तो अब उसका कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में मतलब लैंड लॉक्ड एरियाज़ होते हैं, दुनिया में एल्टीट्यूड होता है, दुनिया में बहुत कुछ होता है। अब अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे हैं सर। एक तो यहाँ पे है, दूसरा जैसे हमने पहले सेगमेंट में अपनी बात की अमेरिका के बारे में कि यहाँ पे लुड़ियाँ डाल रही थी कि ट्रंप आ रहे हैं और बड़ा मज़ा आएगा, और पता है बिल्कुल थोड़ी शॉर्ट माइंडेडनेस है कि आप एक समझते हैं वो सारे इशूज़ उससे मुंसलिक हैं। ऐसा नहीं है। किसी बंदे, एक शख्स की, एक सियासी रहनुमा की रिहाई जो है वो तमाम मसलों का हल नहीं है, नंबर 1। दूसरा सर, ट्रंप तो एक हिस्टोरिकली एंटी क्लाइमेट चेंज के शख्स हैं, वो तो मानते नहीं इन बातों में। अब आप उनसे डील करेंगे, मतलब अमेरिका के ऊपर जितनी भी खुशियां मना रही हों, तो अब जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है वो तो क्लाइमेट चेंज में मानती नहीं, तो आप जो फॉल्ट लाइन पे मुल्क है हमारी तरह का, वो तो और मुतासर होगा। उन्होंने तो कोविड के दौरान में कह दिया था लोगों को कि ब्लीच पी लें। वो तो मतलब बिल्कुल भी आप इस तरह की चीज़ों पर उन पर रिलाई नहीं कर सकते। हाँ जी बिल्कुल। सर बाकी जाहिर है इसके अंदर देयर आर सो मैनी वेरिएबल्स। एक वेरिएबल जो हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि आप अपने तौर पे एक घराने के अंदर क्या कर सकते हैं, वो जाहिर है सर, एक एयर प्योरीफायर्स भी कोई सस्ते नहीं होते, लेकिन कुछ ना कुछ करके लोगों को एयर प्योरीफायर्स की तरफ जाना चाहिए। हुकूमत ने पता नहीं अभी तक क्यों इस किस्म की चीज़ नहीं की कि उनको भी करें, उनको भी सस्ता करें और लोगों को दें। बहरहाल सर वक्त ख़त्म हो जाता है। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। कल इसी टाइम आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।